विपिन और मंजू एक ही कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन विपिन और मंजू आज के ज़माने के पढ़े लिखे नौकरी पेशा युवक युवती थे, तो उनके हिसाब से पहले के ज़माने के लोग जो शादी ब्याह करते थे उनकी पुरानी सोच थी। और अब उस प्रकार से कोई नहीं रहता, बल्कि अपनी मर्जी से वह साथ रहते हैं। कुछ दिन साथ रहकर देखो, अगर अच्छा लगे तो आगे रिश्ते निभाओ, शादी करो। नहीं अच्छा लगे तो अपना अपना रास्ता अलग कर लो। कुछ इस तरह की सोच के थे मंजू और विपिन। और दोनों का सोचना था कि हम आत्मनिर्भर तो हैं, तो हमें किसी और के बारे में क्या सोचना। इसलिए अपने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद भी विपिन और मंजू लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप को कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। एक ही घर में पति पत्नी की तरह बिना शादी किए रहना बड़े शहरों में एक सामान्य सी बात है। और ख़ुद को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और आत्मनिर्भर समझने वाले लड़के लड़कियों के लिए तो यह एक खेल बन चुका है। विपिन तो फिर भी लड़का था, लेकिन मंजू एक लड़की थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसलिए मंजू के घर वालों ने मंजू से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वह अभी भी उसी मध्यम वर्गीय परिवार से थे जो शादी विवाह के बाद ही लड़के लड़कियों का साथ स्वीकार करते थे, एक पति पत्नी के रूप में। और उनकी सोच वही थी। भले ही मंजू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी और उसकी सोच मॉडर्न हो चुकी थी। मंजू का सोचना था आजकल के ज़माने में क्या लड़की क्या लड़का। पर जब कुदरत ने ही लड़की और लड़के को दो अलग अलग तरह के जिस्म और ज़िंदगी दी है, तो कितना भी चाह लो फ़र्क तो रहता है। और यह कुदरत का फ़र्क है, ईश्वर का फ़र्क है, जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। यह एक कड़वा सत्य है जिसे हर लड़के और लड़की को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लड़के तो अपनी मर्यादा भूलकर कोई भी कार्य कर लेते हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, पर लड़कियों पर उंगली उठाने से यह समाज कभी भी बाज नहीं आता। लेकिन मंजू और विपिन इन सब सोच से बहुत आगे थे और एक दूसरे से तथाकथित सच्चा प्यार करते थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि यदि वह दोनों सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते तो बिना विवाह के साथ रहने की कभी नहीं सोचते। लेकिन दोनों का यह भी सोचना था कि इतने जल्दी शादी नहीं करनी है। क्या पता हम एक दूसरे से कुछ समय के बाद बोर हो जाएं और हमें लगे नहीं, यह प्यार नहीं सिर्फ आकर्षण था, इसलिए हम कुछ समय तक साथ रहेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। भले ही उनके इस फैसले में उनके घर वाले सहमत नहीं थे और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मंजू और विपिन एक शादीशुदा जोड़े की तरह बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। आस पड़ोस के लोग उन्हें पति पत्नी ही समझते थे, जबकि सच्चाई यह थी कि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। इस तरह से करीब 3 साल का वक्त दोनों ने साथ में बिताया था और मंजू विपिन को सच में अपना पति मानने लगी थी। मंजू तो भूल भी चुकी थी कि विपिन से उसकी शादी नहीं हुई है। वह सारे पत्नी का धर्म निभाती थी और विपिन को अपना पति मानती थी। मंजू के हिसाब से जब हम सच्चा प्यार करते हैं तो किसी दिखावे के रिश्ते की क्या ज़रूरत है। मंजू को लगता था विपिन मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देता है, मैं विपिन को अपने पति का दर्जा देती हूँ। जब दिल करेगा हम शादी कर लेंगे। विपिन मुझसे शादी करने के लिए मना थोड़ी ना करेगा। और मंजू विपिन को अपना पति मान बैठी थी। मंजू भूल चुकी थी कि उसकी और विपिन की शादी नहीं हुई है और विपिन एक मर्द है, सिर्फ एक मर्द, ना कि उसका पति। 3 साल बीत जाने के बाद एक दिन मंजू ने विपिन से बोला, विपिन एक खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। इतने दिन तो हम साथ रह लिए, लेकिन अब हमारा बच्चा आने वाला है, तो अब बिना शादी के साथ रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो चलो हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मंजू प्रेग्नेंट है, यह सुनकर विपिन को जोर का झटका लग गया। उस वक्त विपिन कुछ नहीं बोला और बोला, घर आकर बात करता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। और विपिन घर से निकल गया। मंजू ने भी इन सब बातों को सामान्य लिया और वह भी ऑफिस चली गई। लेकिन आज विपिन का मूड बहुत ख़राब था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंजू प्रेग्नेंट हो जाएगी, वह भी बिना शादी किए। मंजू जैसे अपना सर्वस्व विपिन को सौंपकर उसे अपना पति समझ रही थी, वह मंजू को कभी भी अपनी पत्नी नहीं समझता था। उसके हिसाब से उसने मंजू से प्यार जरूर किया था, लेकिन जब एक लड़की प्यार करने पर एक लड़के के साथ बिना शादी किए साथ रहने को तैयार हो गई
तो वह एक चरित्रहीन लड़की है और वह एक चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए विपिन मंजू को बस इस्तेमाल कर रहा था और विपिन का सोचना था कि जब दिल भर जाएगा वह मंजू से बोल देगा कि अब विपिन का मंजू से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी यह सब मंजू की सहमति से हुआ था। वह भी तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जानती ही होगी और मज़े के लिए उसके साथ रहती है, क्योंकि विपिन का तो मानना था कि जो लड़की बिना शादी किए मेरे साथ रह सकती है और यह बोल सकती है कि अगर ठीक लगा तो आगे हम शादी कर सकते हैं, वह तो किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है। और जैसे मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वैसे क्या पता पहले भी किसी के साथ रही हो या मेरे बाद भी किसी और के साथ रहने लगे, तो ऐसी चरित्रहीन लड़की से शादी करने का क्या फ़ायदा। खुद का चरित्र विपिन को नहीं दिख रहा था कि वह खुद भी तो बिना शादी किए एक महिला के साथ रह रहा है। लेकिन बात वही है ना, समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, चरित्रहीन सिर्फ औरतें कहलाती हैं। पुरुष कितना भी चरित्रहीनता कर ले, पर उनके चरित्र पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता। शाम को विपिन घर आता है और मंजू दोबारा शादी की बात करती है। विपिन साफ साफ मंजू से बोलता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने रिलेशनशिप में रहने का फ़ैसला किया था, यह सोचकर कि कल को अगर अपना फ़ैसला सही ना लगे तो हम अलग हो जाएंगे, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मंजू ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझसे शादी करने से मना कर रहे हो। विपिन ने बोला, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, यह मैं कैसे मान लूँ? जो औरत बिना शादी के मेरे साथ संबंध बना सकती है, वह किसी के साथ भी संबंध बना सकती है, तो यह कैसे साबित होता है कि यह बच्चा मेरा है? मंजू बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बोली, विपिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? क्या मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? विपिन ने बोला, तो तुम क्या हो? तुम ऐसी वैसी नहीं हो तो क्या बहुत ही चरित्रवान लड़की हो? जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? क्योंकि कोई भी लड़की अगर बिना शादी के किसी लड़की के साथ रह रही है तो वह किसी भी तरह से चरित्रवान लड़की तो नहीं हो सकती, एक चरित्रहीन लड़की ही हो सकती है। ऊपर से तुम बिना शादी किए माँ बनने वाली हो। क्या एक चरित्रवान लड़की ऐसा कर सकती है? ठीक है, मान लेते हैं यह बच्चा मेरा ही है, तो मैंने कहा था कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ एक घर में रहने आई थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई बलात्कार तो नहीं किया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मंजू ने बोला, विपिन प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मेरा क्या होगा? एक बार सोच कर देखो। विपिन ने बोला, क्या होगा? अबॉर्शन करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब तो तुम करती ही हो, मेरे ऊपर आश्रित तो हो नहीं, और मैं तुम्हारा कोई पति तो हूँ नहीं कि तुम मुझसे कोई उम्मीद लगा रही हो। जैसे मैंने अपने टाइम पास के लिए तुमसे रिश्ता बनाया था, तुमने भी अपने टाइम पास के लिए मुझसे रिश्ता बनाया था, और ऐसे रिश्तों में किसी से कोई उम्मीद की जगह नहीं होती, क्योंकि हम पति पत्नी नहीं हैं। इसलिए तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लेता हूँ। चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो, एग्रीमेंट मैं तुम्हारे नाम पर करवा देता हूँ। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। कहकर विपिन वहाँ से चला गया। मंजू ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। मंजू डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया और बोला, यह गैरकानूनी है, क्योंकि बिना किसी वजह के अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। और मंजू ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मंजू ने सोचा, नौकरी तो वह करती ही है, किसी के ऊपर आश्रित तो है नहीं, अब वह किसी पुरुष पर विश्वास करके शादी तो नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष कैसे होते हैं विपिन ने उसे दिखा दिया था। पुरुष पर से उसका विश्वास उठ चुका था। अपनी एक संतान होगी जो मेरा सहारा बनेगी, यह सोचकर मंजू ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मंजू के घर से कोई उसे पूछने वाला तो था नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे रिश्ते मंजू से पहले ही तोड़ दिए थे। मंजू को अकेले ही सब कुछ देखना था। मंजू को आज समझ में आ रहा था कि कितनी भी मॉडर्न सोच हो जाए, एक लड़की लड़की ही रहती है और एक लड़का लड़का, और जीवन में ऐसी स्थिति में हमेशा लड़की की किस्मत में ही बदकिस्मती आती है। गलती विपिन और मंजू दोनों की बराबर की थी, लेकिन झेलना सिर्फ मंजू को पड़ रहा था। विपिन तो इस रिश्ते को ठोकर मारकर आगे जा चुका था, और कुछ दिनों में उसने शादी करके अपना घर भी बसा लिया था। उसने अपने माँ बाप की पसंद की लड़की तान्या से शादी कर ली और एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताने लगा। इधर मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। मंजू एक बड़े शहर में रहती थी, इसलिए पास पड़ोसी से तो उसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।
क्योंकि किसी को किसी से उतना मतलब ही नहीं होता था। मंजू नौकरी करती थी, इसलिए उसे किसी आर्थिक दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ा, लेकिन सामाजिक दिक्कत तो थी। एक बिन ब्याही औरत, ऊपर से माँ, हर कोई मंजू को एक गंदी दृष्टि से देखता था और उसे एक घटिया औरत समझता था। खैर, मंजू अब क्या कर सकती थी? उसे पता था गलती उसकी है। मंजू ने एक फुल टाइम मेड रख ली थी अपने बेटे को पालने के लिए, क्योंकि उसे नौकरी पर भी जाना होता था। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मंजू के मन से सारी खुशी, सारी उम्मीद निकल चुकी थी। बस एक उम्मीद थी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा। लेकिन बिना बाप का एक बेटा, जिसने पैदाइश से लेकर बड़े होने तक हर वक्त समाज के ताने सुनने पड़े और हर वक्त हंसी का पात्र बनना पड़ा, जिसका कोई बाप नहीं था। यह समाज कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी यह उसी पुरानी दकियानों से सोच का हिस्सा है जो कभी नहीं मिट सकती। और मंजू के बेटे रेहान के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। रेहान पहले तो छोटा था, उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे रेहान को समझ में आने लगा था कि वह एक नाजायज़ औलाद है, और नाजायज़ औलाद क्या होती है यह बात भी वह धीरे धीरे समझ गया था। और बहुत ही कष्टपूर्वक उसकी ज़िंदगी के दिन बीत रहे थे। वह अपनी माँ से बहुत कुछ बोलना चाहता था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी नफरत और घृणा बढ़ती ही जा रही थी। उसने इंजीनियरिंग कर ली थी और अब नौकरी करने लगा था, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसने समाज के ताने सुने थे, जो कि उसके दिल पर गहरा घाव कर गया था। इधर मंजू अब नौकरी करते करते थक चुकी थी और घर में सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसका बेटा भी अब सेटल हो चुका था, इसलिए वह सोच रही थी कि रेहान की शादी कर दे। लेकिन एक ऐसे लड़के से कौन शादी करने को तैयार होगा जिसकी माँ के चरित्र पर दाग हो और जिस लड़के का कोई पिता ना हो? यह बात मंजू अच्छे से जानती थी। मंजू को विपिन के ऊपर बहुत गुस्सा आता था। मंजू ने अब नौकरी छोड़ दी थी, वह घर पर ही रहती थी। सेविंग के नाम पर अच्छा खासा पैसा था मंजू के पास, किसी के ऊपर आश्रित नहीं थी मंजू। रेहान भी सेटल था। एक दिन मंजू ने रेहान से बोला, बेटा मैं तुझसे कुछ बोलना चाहती हूँ। रेहान ने बोला, बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? रेहान मंजू को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके दिल में था जो वह मंजू से बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। जब से रेहान को समझ में आया था और अपने जीवन की सच्चाई पता चली थी, वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। मंजू ने बोला, पूरी ज़िंदगी मेरी संघर्ष में बीत गई, लेकिन एक सुख नहीं मिला मुझे जीवन में। और जिस व्यक्ति के कारण मेरी ज़िंदगी संघर्षपूर्ण हुई, वह अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा है अपने बीवी और बच्चों के साथ, और मेरी पूरी ज़िंदगी संघर्षों में बीत गई। अब मैं उस विपिन से बदला लेना चाहती हूँ, और चाहती हूँ समाज जाने कि वह कितना नीच और घटिया किस्म का इंसान है। तुम उसकी औलाद हो। मैं चाहती हूँ तुम उसके ऊपर केस करो और उससे अपने हक की संपत्ति मांगो। जिस संपत्ति पर उसके बच्चे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उस संपत्ति पर तुम्हारा भी बराबर का हक है, क्योंकि तुम उसकी औलाद हो। मैं चाहती हूँ तुम कोर्ट केस करो, उससे अपने पिता का नाम लो और साथ ही साथ उसकी संपत्ति में आधा हिस्सा भी लो, ताकि उसे उसके किए की सज़ा मिल सके। रेहान ने बोला, वाह माँ, अपनी ज़िंदगी तो आपने ख़राब कर ली, अब मेरी ज़िंदगी भी ख़राब करने में लगी हो। वैसे भी मेरी ज़िंदगी कौन सी अच्छी थी, और अब तुम इसकी और धज्जियाँ उड़ाना चाहती हो? कैसी बातें कर रहे हो रेहान? मैं तो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहती हूँ। और मैंने तुम्हारी कौन सी ज़िंदगी ख़राब की? मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारा पिता तो जन्म से पहले ही तुम्हें छोड़कर भाग गया था। रेहान ने बोला, हाँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए एक सहारे की ज़रूरत थी, जो कि मैं हूँ। ठीक है, आपने मुझे जन्म दिया, उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर मानूंगा कि आपने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है कि आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। इसलिए एक एहसान के तहत मैं जीवन भर आपका ख्याल रखूँगा, लेकिन आपको एक माँ का सम्मान कभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आपने मुझे एक बेटे का सम्मान नहीं दिलाया। क्योंकि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ, और आज तक मैं समाज से यही सुनता आया हूँ कि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ और इसकी जिम्मेदार आप हैं। क्या मुझे समाज में वह सम्मान मिला जो एक जायज़ औलाद को मिलता है? मंजू ने बोला, इसमें मैं अकेली दोषी कैसे हो गई? रेहान ने बोला, आप अकेली दोषी नहीं हो, लेकिन अगर आप यह सोचती हो कि मैं एक माँ के रूप में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं अपने को जन्म देने वाली एक औरत के रूप में और पाल पोस कर बड़ा करने वाली एक औरत के रूप में आपका एहसान मानता हूँ, और एहसान के रूप में आपका जीवन भर ख्याल रखूँगा, लेकिन एक माँ की इज्जत मैं आपको कभी भी नहीं दे पाऊँगा। और यह बात पूरी तरह से सच है।
क्योंकि आप उस इज्जत के लायक नहीं हैं। आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया, किसी ने ज़बरदस्ती आपसे यह फैसला नहीं करवाया था। तो जितने दोषी विपिन इसमें हैं, उतने ही दोषी आप खुद भी हैं। आप एक मॉडर्न सोच की महिला थी। आपके हिसाब से लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता। अब आपको पता चला कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क होता है या नहीं। मेरा तथाकथित पिता तो आपको ठोकर मारकर चला गया और अपने जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैं आ गया और आपको मुझे जन्म देना पड़ा। जब कुदरत ने ही लड़के और लड़कियों में इतना बड़ा फ़र्क कर दिया, तो आप उस फ़र्क को कैसे मिटा सकती हैं? समाज चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, यह फ़र्क लड़के लड़कियों में हमेशा रहेगा। और यही कुछ गलत रिश्ते बनते हैं तो लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल उठेंगे, ना कि लड़कों के। आपने पूरी ज़िंदगी चरित्रहीन औरत का तमगा झेला है। क्या विपिन ने कभी उस दाग को झेला? क्या कभी विपिन से किसी ने पूछा कि तुम्हारी कोई नाजायज़ औलाद है क्या? लेकिन मेरे ऊपर कितने लांछन लग गए। क्या मुझे कभी कोई सम्मान मिला? आप मुझे उस पिता से उसका नाम और हक पाने के लिए कोर्ट केस करने के लिए कह रही हैं। अरे नहीं चाहिए मुझे उसका नाम, नहीं चाहिए मुझे उसकी दौलत। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो इंसान अपने बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसकी माँ से किनारा कर ले और उसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर दे, मुझे उसका नाम लेकर क्या करना है? उस घटिया आदमी की तो मेरी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है। और आपकी वजह से ज़िंदगी भर मैंने नाजायज़ होने का दंश झेला है, और अब आपकी खुशी के लिए मैं दोबारा एक बार कोर्ट कचहरी में अपने नाम की धज्जियाँ उड़वाऊँ? अपने तथाकथित बाप से उसका नाम की भीख मांगूं? मुझे नहीं चाहिए। मैं उस इंसान को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार को अगर मैं बलात्कार की पैदाइश भी होता ना, तो मैं आपकी इज्जत करता, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। आपके साथ गलत हुआ रहता, जिसकी पैदाइश मैं रहता, और मैं ज़िंदगी भर आपकी पूजा करता, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं किसी बलात्कार की पैदाइश नहीं हूँ, बल्कि प्यार की पैदाइश हूँ, एक मतलबी प्यार के। आपकी मॉडर्न सोच क्या थी, समझ में आ गया। मंजू ने बोला, तुम अपनी माँ से के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? रेहान ने बोला, आप खुद सोच कर देखिए, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, एक औरत का शरीर ही रहेगा। उसे कभी कोई नहीं बदल सकता। मुझे आपकी कोख में लाने वाला पिता तो किनारे हो गया, कभी किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछे, लेकिन आपने ज़िंदगी भर सवालों को ही झेला है। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? जब दो लोगों की गलती बराबर थी, तो सज़ा सिर्फ आपको मिली और आपके साथ साथ मुझे मिली। लेकिन वह व्यक्ति तो साफ साफ बच निकला। उस नीच आदमी को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, आपकी मैं ज़िंदगी भर सेवा ज़रूर करूँगा, एक जन्म देने वाली और इस दुनिया में लाकर पाल पोस कर बड़ा करने वाली औरत के रूप में, एक एहसान के तहत, लेकिन माँ के रूप में कभी नहीं। क्योंकि माँ के रूप में आपने मुझे वह सम्मान कभी मिलने ही नहीं दिया जिसका मैं हकदार था। लेकिन आप ये कभी मत सोचिएगा कि मुझे मेरे तथाकथित पिता से कोई लगाव है। उससे भी मैं उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि आपसे। मंजू के पास रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर के बाद मंजू ने रेहान से बोला, अच्छा ठीक है, तो शादी कर ले, कम से कम एक बहू तो इस घर में आ जाएगी। रेहान ने फिर बोला, हाँ माँ, एक बहू। जरा सोच कर देखो, कौन सा शरीफ आदमी अपनी बेटी को मेरे जैसे नाजायज लड़के की पत्नी बनाएगा, इस घर की बहू बनाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? मंजू के पास फिर रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं था। मंजू ने बोला, कोई बात नहीं, तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। रेहान ने बोला, नहीं माँ, अगर मैं किसी लड़की को अपनी असलियत बताऊंगा ना, तो कोई भी शरीफ लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। मंजू ने बोला, यह कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। मैंने कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं की थी जिसके लिए तू आज तक मुझे बातें सुना रहा है। अरे, लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत ही सामान्य सी बात है हमारे समाज में। मैंने कोई पाप नहीं कर दिया था, और तू आज की जनरेशन का होकर इतनी पुरानी सोच रख रहा है। किस ज़माने में जी रहा है तू? मंजू की यह बातें सुनकर रेहान ने बोला, अच्छा माँ, ठीक है। फिर एक लड़की है सोनिया, 2 साल से मेरे एक फ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, पर अब उन दोनों को लग रहा है कि उनका जीवन साथ नहीं गुजर सकता, और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। मेरे दोस्त ने किसी और लड़की से शादी कर ली है, और सोनिया अभी अकेली ही है। आप बोलो तो मैं उससे शादी कर लूँ, क्योंकि मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। मंजू ने बोला, पागल है क्या? वह लड़की किसी और के साथ 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और तू उससे शादी कैसे कर सकता है? रिहान ने बोला, वाह, क्या अच्छी सोच है आपकी। अभी तो आपने बोला कि मैं पुरानी सोच रखता हूँ, और अब जब मैं खुद एक लिव इन रिलेशनशिप में
रह चुकी लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ तो आप खुद मना कर रही हैं, जबकि आपने खुद अपनी ज़िंदगी में 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में गुजारे हैं। क्योंकि आपकी भी यही सोच थी कि अगर सोच ना मिले तो अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। अगर सोनिया और मैं शादी करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या हुआ अगर वह 2 साल किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी? कोई पाप तो नहीं कर दिया था उसने। जब आप अपने ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते थे तो आज का ज़माना तो उससे बहुत आगे का है। मंजू ने बोला, नहीं, मैं ऐसी लड़की से तुझे शादी नहीं करने दे सकती। रेहान ने बोला, तो फिर ज़रा सोचिए आप कैसी लड़की थी। और सोनिया तो सिर्फ उसके साथ 2 साल के लिए थी, अब तो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मंजू के पास फिर रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं था। रेहान ने बोला, बात जब अपने पर आती है तो सब कुछ सही लगता है और वही बात जब दूसरों पर आती है तो सब कुछ गलत लगता है। मंजू ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा और सब कुछ तकदीर के हवाले छोड़ दिया। उधर विपिन अपने परिवार में बहुत खुश था और कभी भी उसने मंजू के बारे में कुछ सोचा नहीं था, ना ही रेहान के बारे में उसे कुछ भी पता था। उसने कभी भी पता करने की कोशिश भी नहीं की थी। वह तो बहुत पहले ही मंजू की ज़िंदगी से जा चुका था। रेहान तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था और समय अच्छे अच्छों को उनकी औकात दिखा देता है। मंजू को तो समय ने उसकी औकात दिखा दी थी, पर अब विपिन की बारी थी। विपिन को ब्लड कैंसर हो चुका था और वह बहुत सीरियस था। पैसे तो बहुत कमाए थे अपनी ज़िंदगी में विपिन ने, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी खत्म होने की कगार पर थी। डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय बताया था और बोला था किसी खून के रिश्ते से ही ज़्यादा चांस है बोन मैरो मिलने का। और सारे रिश्तेदारों के टेस्ट हो चुके थे, किसी का भी बोन मैरो विपिन से मैच नहीं हो रहा था और विपिन मरने की कगार पर था। यहाँ तक कि विपिन के दोनों बच्चों के बोन मैरो भी विपिन से मैच नहीं कर रहा था। तब विपिन को मंजू की याद आई और मंजू के साथ साथ उसे याद आया कि उसकी एक और औलाद भी है। विपिन को लगा एक मौका और है उसके पास अपनी ज़िंदगी बचाने का और उसने अपनी पत्नी तानिया को सारी सच्चाई बता दी। तानिया ने सारी सच्चाई सुनी तो उसे बहुत जोर का झटका लगा। विपिन ने तानिया के हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं जीना चाहता हूँ, तुम एक बार कोशिश करो, मंजू के बारे में पता करो, क्या पता उसकी औलाद से मेरा बोन मैरो मैच कर जाए। तानिया आखिर एक औरत थी और अपने पति की ज़िंदगी किस औरत को प्यारी नहीं होती। अपने पति की ज़िंदगी के लिए वह उसकी सारी गलतियों को भूलने को तैयार थी और तानिया ने किसी तरह से मंजू का पता लगाया और मंजू के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने मंजू और रेहान को सारी बातें बताई और रेहान से विपिन को बोन मैरो देने की प्रार्थना की। पर उसने बोला, सॉरी आंटी, मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आप किसी और डोनर को ढूंढ लीजिए। जिस आदमी ने मुझे आज तक अपनाया नहीं, मुझे समाज की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, जिस आदमी की वजह से आज तक मैं नाजायज़ का तमगा अपने माथे पर लेकर घूम रहा हूँ, उस आदमी की ज़िंदगी बचाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। जिस आदमी ने आज तक मुझे जीवन में कभी कोई खुशी नहीं दी, जिस आदमी ने आज तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा, जिस आदमी की वजह से आज तक मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा और कभी नहीं जाना कि बाप कैसा होता है, उस आदमी के को मरने से बचाने के लिए मैं अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस आदमी के जीने और मरने से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तानिया ने बोला, प्लीज़ एक बार चेक करवा लो, हो सकता है तुम्हारा बोन मैरो मैच कर जाए। मंजू खामोश थी। मंजू ने कुछ भी नहीं बोलने का सोच लिया था, क्योंकि उसे पता था वह कुछ भी बोलेगी रेहान उसे उसकी बातों का जवाब देगा और उसके अतीत की गलतियों को दोबारा उसके सामने लाकर रख देगा। क्योंकि रेहान उससे कोई बहुत प्यार तो करता था नहीं, इसलिए उसने सब कुछ रेहान पर ही छोड़ दिया था। रेहान ने साफ साफ बोल दिया कि आप जा सकती हैं, मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। और रेहान ने हाथ जोड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया।